हेलो एंड वेलकम टू ई दुनिया नॉलेज चैनल। जीआईसी लेक्चरर मुख्य परीक्षा के लिए निबंध जो है 50 मार्क्स का पूछेगा। उस निबंध को कैसे अप्रोच करना चाहिए या एक निबंध कैसे लिखना चाहिए जिससे कि आपको एक मैक्सिमम जो नंबर है आप अचीव कर पाएँ, उसके लिए आज एक बेसिक नॉलेज जानेंगे कि निबंध को लिखा कैसे जाता है। फिर आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो मैं डॉक्टर रतन प्रिया, ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है और स्पेशली मैं एसे को इसलिए लेके आई हूँ कि मैंने एग्ज़ाम दिया है यूपी पीसीएस का, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो यूपी पीएससी कराता है और अगर यूपी पीएससी ये एग्ज़ाम कराता है तो इनका जो अप्रोच होगा निबंध का वो जैसे पहले रहा है बाकी एग्ज़ामों में वैसे ही रहना है। और इसलिए मुझसे बोला गया कि मैं थोड़ा निबंध के अप्रोच के बारे में बात करूं, तो इसलिए ये वीडियो बनाया है। तो पहले तो ध्यान रखना, स्ट्रैटेजिकली आप सोचिए कि 50 मार्क्स का अगर एस्से है 400 मार्क्स के पेपर में, तो इसमें वेटेज कितना ज़्यादा है। और एस्से अगर आपने यूपी पीसीएस में अच्छे से लिख दिया, एप्रोप्रिएट एस्से जो टॉपिक दिया गया है उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आपको आराम से 35 प्लस मिलने के चांस हैं। और ये 35 प्लस आपके सिलेक्शन का जो चांसेस हैं वो हमेशा ही बढ़ा देंगे। तो सबसे अच्छी बात यूपी पीसीएस की ये रही है कि ये पहले से ही एस्से का एक कुछ ब्रॉड टॉपिक बता देते हैं, जैसे साहित्य एवं संस्कृत, राष्ट्रीय विकास योजनाएं या क्रियान्वयन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामयिक सामाजिक समस्याएं या निदान, विज्ञान तथा पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उसके निवारण, कृषि, उद्योग और व्यापार। ध्यान रखना कि ये 6 टॉपिक अगर आप अच्छे से तैयार करें, ऐसा नहीं कि ये ब्रॉड टॉपिक विद इन सब टॉपिक में क्या है कि आपको बहुत सारे टॉपिक स्पेशली करेंट रिलेटेड पूछे जाते हैं। और जो एस्से होता है, मान के चलिए साहित्य का जो छोड़ के बाकी सब एस्से यूपी पीसीएस में ऐसे पूछे गए हैं जो समसामयिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ना। और आप ये सारी जो टॉपिक्स हैं वो करंट अफेयर्स के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही आराम से, जस्ट एक मंथली मैगजीन लेके। तो पहले तो ये टॉपिक हो गए, बाकी आगे हम जानेंगे कि अप्रोच कैसे करना है एक एस्से को। तो सबसे पहले कि अगर 400 में 50 मार्क्स है तो ध्यान रखना है कि रैंक या सिलेक्शन लाने के लिए डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप अपने सब्जेक्ट में तो बेहतर करेंगे, लेकिन प्लस आप अगर एस्से में भी बेहतर कर लिए तो आपका जो रैंक इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी, यानी कि आपका जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ड्रास्टिकली बढ़ जाएंगे। और निबंध, दूसरा चीज़ ये है कि निबंध एक ऐसा चीज़ है कि वो एक आर्ट है। आपको निबंध लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के अगर आप सीधा एग्ज़ाम में निबंध लिखने चले गए तो वो रिस्की हो सकता है। और रिस्की मतलब क्या कि वहाँ पे आप ऑन द स्पॉट क्या आपके मन में आएगा, कितना ऑर्गेनाइज्ड वे में आप निबंध लिख पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आपके नंबर कम होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि जब भी कोई निबंध का पेपर आप फाइनली एग्ज़ाम में लिखने जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम 5 से 6 निबंध ज़रूर प्रैक्टिस करने चाहिए। क्योंकि यूजुअली पहले क्या होता है कि आप अगर एस्से लिखेंगे तो उसमें बहुत सारी कमियां आपको देखने को मिलेंगी, और उस कमियों को इम्प्रूव जब आप करेंगे अगले एस्से में, फिर उसके बाद अगले एस्से में,
तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, यानी कि जो इम्प्रूवमेंट है, वो आपके लास्ट फाइनल एग्ज़ाम वाले दिन देखने को मिलेगा। तो इसीलिए एक अच्छा एसे लिखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, और उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब 400 में आपके 50 मार्क्स सिर्फ निबंध पे हों। और वो भी ये निबंध मेरा जैसे सिलेबस देख के आप देखेंगे कि ये निबंध ऐसा नहीं कि इंग्लिश या हिंदी दोनों में लिखे जा सकते हैं। ये निबंध जो है आपके हिंदी में ही लिखने हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी निबंध लिखा हुआ है। तो स्पेशली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगा, और हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए ये एडवांटेज है कि हिंदी पे अगर आपका कमांड अच्छा है तो आप जस्ट प्रैक्टिस करके अपना निबंध बेहतर बना सकते हैं फाइनल मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो कुछ मैं 10 बातें बताऊंगी ऐसे के लिए कि ऐसे या निबंध जो है एग्ज़ाम में, पहला पॉइंट कि एग्ज़ाम में क्यों ऐसे पूछे जाते हैं। ऐसे रैंडम सा कोई टॉपिक दे के आखिर क्या एग्जामिनर जानना चाहता है या क्या यूपीपीएससी जानना चाहता है उस ऐसे के थ्रू। तो ऐसे जो है एक तो आपका नॉलेज बताता है कि आप कितना रेंज ऑफ नॉलेज एक ही ऐसे में आप प्रस्तुत कर पाते हैं। दूसरा, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, क्योंकि हम जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, उसमें हमारी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करती है। और ऐसे बहुत ही अच्छा तरीका है किसी भी पर्सन के पर्सनालिटी टेस्ट के लिए। तो इसीलिए अभ्यर्थी को इस निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, और यही चीज़ें यूजुअली एक्सपेक्ट की जाती हैं कि आप उस नॉलेज है कि नहीं, या कम नॉलेज में अपनी बातों को कितना बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट कर पा रहे हैं। आगे हम देखेंगे कि ऐसे में एक ऐसे अच्छा लिखने के लिए क्या क्या पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो दूसरा है, निबंध विषय पर ही केंद्रित होना चाहिए। यानी कि अगर कोई टॉपिक दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए लिटरेचर में पूछ दिया कि कबीर का समाज परिपेक्ष है ना, या आप ये भी कह सकते हैं कबीर का सामाजिक नज़रिया, है ना। तो अगर मान लीजिए इस तरह का ऐसे का टॉपिक दे दिया, तो जैसे बोला कि निबंध जो है वो विषय पर ही केंद्रित होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम सिर्फ सामाजिक नज़रिया के बारे में बताएंगे या सिर्फ कबीर के जीवनी के बारे में बताएंगे। हमें क्या बताना है, हमें कबीर का जो अप्रोच था समाज को लेके, अब उस अप्रोच में कितना वो क्रिटिकल थे, मतलब कितना वो क्रिटिकली उस समाज को इवैल्यूएट करते थे, और या वो समाज में जो प्रॉब्लम था क्या उसका सॉल्विंग अप्रोच रखते थे। ये सारी बातें हमें लिखनी होंगी, अदर देन कि कबीर समाज के बारे में क्या सोचते थे। तो जब आप इस तरह का अप्रोच रखेंगे किसी भी निबंध में, तो वो आपका एक अलग जो डायमेंशन आपके आंसर में ऐड होगा, और इससे आपका जो निबंध होगा वो विषय से काफ़ी रिलेवेंट रखेगा। और जितना ही विषय पर केंद्रित होगा आपका निबंध, उतना ही आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस हाई हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, विचारों को सुनियोजित एवं व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करना। अब ऐसा नहीं है कि आप निबंध समझ गए, आप निबंध के विषय पे एकदम केंद्रित होकर सोच रहे हैं, लेकिन आप अपने सोच को जब ऐसे में लिख रहे हैं तो उसमें एक ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर मतलब क्या
कि जो डिफरेंट, जैसे कि अब आपको इंट्रोडक्शन होना चाहिए उसी एस्से में। इंट्रोडक्शन के बाद आप अगर कुछ थीसिस दे रहे हैं एस्से के बारे में, थीसिस मतलब क्या कि कोई बात, कोई स्टेटमेंट आप रख रहे हैं तो वो होना चाहिए, प्लस उसके लिए आर्ग्यूमेंट होने चाहिए। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है वो आर्ग्यूमेंट आपके किस ऑर्डर में है, मतलब पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट आना चाहिए, फिर उसके बाद कम महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो आना चाहिए। इस तरह के से आपका जो सुनियोजित तो होना ही चाहिए, वो व्यवस्थित यानी कि एक ऑर्डर में होना चाहिए, जिससे कि जो निबंध को पढ़ रहा है आपके विचारों से प्रॉपरली कनेक्ट करते हुए निबंध को अंत तक पढ़ता चला जाए। और जितना ही स्मूथली आपका निबंध खत्म होगा, आपके निबंध में उतने ही अच्छे नंबर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा, बातों को स्पष्ट एवं संक्षिप्त होना चाहिए। अब देखिए, आपको एक एस्से 1 घंटे में 1000 शब्द में लिखने हैं। अब 1 घंटे में एक एस्से 1000 शब्द में लिखने हैं, तो आपको जितनी भी बातें इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट हैं, निबंध वाले टॉपिक से जितनी भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, उन सारी चीज़ों को सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से तो रखना ही है, बट वो स्पष्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हवाई बातें कर रहे हैं। और दूसरा, वो संक्षिप्त होना चाहिए, यानी कि क्रिस्प आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। 5वां पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है ऐसे के लिए, आपका बात संक्षिप्त स्पष्ट तभी हो सकता है जब आपके तर्क, आपने जो तर्क दिया है निबंध में, उसमें डेटा हो, उसमें उदाहरण हो और उसमें योजनाओं इत्यादि का जिक्र हो। यानी कि आप कोई केस स्टडी दे पाएँ, आप कोई उदाहरण दे पाएँ, जिससे कि आपका जो निबंध होगा वो और भी मजबूत बनेगा। क्योंकि जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर आप ये कह दें सिंपल भाषा में, कि अगर आप ये कह दें, मान लीजिए इकोनॉमी से कोई निबंध लिखने के लिए आ गया कि आर्थिक नीति पे आप एक निबंध लिखिए, तो आपने बस इंट्रोडक्शन में ये लिखा कि भारत जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई, भारत जो है तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इस बात में देखिए बहुत दम नहीं है, बल्कि हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, यह सत्य है कि भारत जो है तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब आप यही बात लिखेंगे कि विश्व बैंक के अकॉर्डिंग, विश्व बैंक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि मान लीजिए बोल रहा है 10% हो सकती है, जिससे यह तय होता है कि भारत आने वाले दिनों में या अभी भी एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। आप विश्व बैंक का ना रेफरेंस देके आप इकोनॉमिक सर्वे आता है उसका रेफरेंस दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपने क्या किया, अपने उसी बात के पीछे एक सबूत लगा दिया। इसका फ़ायदा ये होगा कि पढ़ने वाले को लगेगा कि आप हवाई बात ना करके पूरा एविडेंस के साथ, यानी कि साक्ष्यों के साथ अपने निबंध को लिख रहे हैं, और इसका जो असर है रीडर पे वो हमेशा पॉजिटिव ही पड़ता है। और स्पेशली
यूपीपीसीएस में, जहाँ पे ये फैक्ट्स, योजनाओं, उदाहरणों को काफ़ी महत्व दिया जाता है निबंध में। छठवां जो है, अभिव्यक्ति प्रभावी और सटीक होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि जब आप निबंध लिख रहे हैं तो बहुत ही बेसिक हिंदी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। आपका जो अभिव्यक्ति है वो सिंपल लैंग्वेज में ही होगा, सिंपल हिंदी लैंग्वेज में ही होगा, लेकिन उस बातों को कहने का या लिखने का जो तरीका है, यानी कि निबंध जो लिखने का या जो आर्गुमेंट आप निबंध में लिख रहे हैं वो प्रभावी भी होना चाहिए और सटीक भी होना चाहिए। यानी कि वही बात है, ये हवाई आप बात नहीं कर सकते, वो सटीक किसी वैलिड प्रूफ के साथ आपको लिखना होगा। और सातवां, लिखावट में प्रवाह होना चाहिए। प्रवाह का क्या मतलब है? जैसे कि आप ऐसे लिख रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप एक पॉइंट लिख रहे हैं और अचानक से दूसरे पॉइंट पे जंप कर गए। जैसे कि मान लीजिए आपने एक पैरा लिखा, ये आपका एक पैरा है, फिर तब तक आपने दूसरा पैरा स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं कि ये वाला पैरा अचानक से आप मून की बात कर रहे थे और फिर अब सडनली आप अर्थव्यवस्था गिरने की बात कर दिए, है ना। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ लिंक होना चाहिए, दूसरे पैराग्राफ से तीसरा पैराग्राफ लिंक होना चाहिए, और वो इतना स्मूथ होना चाहिए, उसका प्रवाह इतना स्मूथ होना चाहिए कि पढ़ने वाले को लगे ना कि आपने कब बात का टॉपिक चेंज कर दिया और आराम से दूसरा आर्ग्यूमेंट देने लगे जो बाय द वे निबंध से ताल्लुक़ रखता हो। ऐसा नहीं कि निबंध से ताल्लुक़ नहीं रखता हो वो भी आर्ग्यूमेंट लिख दिए। आपको वही आर्ग्यूमेंट लिखने जो निबंध से ताल्लुक़ रखने हों, लेकिन वो एक ऑर्डर में रखने हैं, इस फ्लो में रखना है कि एब्रप्ट चेंज ना दिखे। दूसरा, अगला जो है आठवां, संतुलित बातें रखना। अब देखिए, बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और बहुत गवर्नमेंट की बुराई कर रहे हैं और इस तरह का अप्रोच अपना रहे हैं। तो आपको ऐसे में ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की पूरी बुराई ही करनी है कि एकदम फेल है, या गवर्नमेंट की पूरी बड़ाई ही करनी है कि अरे एकदम पास है। ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में आपको ये रियल लाइफ में भी सीखना पड़ेगा, और आपको एग्ज़ाम में स्पेशली जो निबंध आप लिख रहे हैं या जो आप आंसर लिख रहे हैं उसमें सीखना होगा कि बातों को कितना संतुलित तरीके से रखते हैं। जैसे कि जब आप कुछ अच्छी बातें लिख रहे हैं, स्पेशली लोग गवर्नमेंट के बारे में बोलते हैं कि बैलेंस अप्रोच रखना चाहिए, तो आप अप्रोच बैलेंस भी रख सकते हैं। और रखेंगे कैसे? जब आपको पता हो कि मेरी लिमिट क्या है, मुझे गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिसी का, गवर्नमेंट का कोई नीति है, सपोज दैट मान लीजिए गवर्नमेंट एक नीति लेके आई, तो उसका आपको कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं और उस नीति का कुछ निगेटिव पॉइंट बताने हैं। अब देखिए, नीति का आप पॉजिटिव भी बता सकते हैं, निगेटिव भी बता सकते हैं। इसको गवर्नमेंट की बुराई में नहीं, क्रिटिक में डालते हैं। और जब आप कभी भी किसी नीति का क्रिटिक करें तो आप उसको बैलेंस कैसे करेंगे? जब भी बुराई करें तो किसी कमेटी के द्वारा कह दें या किसी एविडेंस के साथ बोल दें कि ऐसा हो रहा था, इसलिए ये इस तरह की प्रॉब्लम आ जा रही है। बट और बैलेंस कैसे कर सकते हैं? जब इन दोनों के साथ हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी यहाँ लिख रहे हों, तो उसी को बोलते हैं कि समाधान। जब आप क्रिटिक करके समाधान, आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्रिटिक कर दिए और चलते बने। आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है जिन्हें निबंध बहुत ही बैलेंस वे में लिखना है,
नंबर लाने के लिए। तो जब भी आप क्रिटिक लिख रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको वहाँ पे समाधान लिखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगला पॉइंट 9th, भाषा की शुद्धता। जैसे कि अब हिंदी में निबंध लिखना है आपको जीआईसी में, तो हिंदी लैंग्वेज पे अब आपको बहुत हाई फाई टफ हिंदी का शब्द नहीं यूज करना है, लेकिन कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे कि जो हिंदी का व्याकरण है वो गलत नहीं होना चाहिए। आप एकदम सादा हिंदी भाषा का प्रयोग करें, लेकिन बोल चाल की लैंग्वेज ना करें। सादा हिंदी भाषा की लैंग्वेज यूज करेंगे बट बोल चाल की भाषा का यूज नहीं करेंगे, जिससे कि आपके इससे जो पढ़ रहा है उसको लगेगा कि हाँ आप हिंदी को अच्छे से समझते हैं। बोल चाल की हिंदी और लिखने की हिंदी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो ऐसा नहीं कि आपको हिंदी में मास्टरी करनी है, लेकिन आपके जो हिंदी भाषा का व्याकरण है, उसकी शुद्धता है, उसमें जैसे कि बहुत ज़्यादा कटपीट ना कर देना, प्रेजेंटेशन यानी कि आप ऐसे का जो प्रेजेंटेशन है वो साफ़ सुथरा रखना, क्लियर, देखने वाले को अट्रैक्टिव लगे, तो ये सब मैटर करता है यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में। लास्ट पॉइंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, निबंध अभ्यास करके परीक्षा में जाना। अब आप डायरेक्टली चले जाएंगे तो जितनी सारी चीज़ें मैंने बताई ये सब तो आप कभी करेंगे नहीं, और अगर ये सब बिना किए चले गए तो आप जो एस्से लिखेंगे वो कितना सही होगा या कितना सही नहीं होगा वो नहीं पता चलता। इसीलिए निबंध जो है वो हमेशा एग्ज़ाम से पहले, जैसे आपके एग्ज़ाम को अगर 2.5 या 2.5 महीने आपको के बचे हुए हैं, तो आप कम से कम 5 जो निबंध है वो प्रैक्टिस करके ज़रूर जाएं। इसका फ़ायदा ये होगा कि पहले जो आप मिस्टेक कर रहे हैं, जो आप सीधा मिस्टेक एग्ज़ाम में करेंगे वो आप पहले प्रैक्टिस सेट में करेंगे, जिससे कि अगर आपका मिस्टेक कोई पॉइंट आउट कर दिया, ठीक है, मिस्टेक अगर कोई पॉइंट आउट कर दिया तो आप अगली बार जो एस्से लिखेंगे या निबंध लिखेंगे उसमें ये फ़ायदा होगा कि आप अपनी इन सारी गलतियों को सुधार करेंगे एस्से में, है ना। तो इसीलिए निबंध को प्रैक्टिस करके ज़रूर जाइए और कम से कम 5 एस्से आप लिख सकते हैं आराम से। अच्छा, तो अभी तक जैसे ये जीआईसी का जो एग्ज़ाम है वो पहली बार हो रहा है, लेक्चरर का, मेंस का, इसके पहले तो हुआ नहीं। लेकिन बाकी एग्ज़ामों में पहले जो एस्से पूछा गया है उससे हम एक आइडिया ले सकते हैं कि किस प्रकार का एस्से यूपीपीसीएस जीआईसी में भी पूछ सकता है। तो पहले तो यूपीपीसीएस का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम होता है अपर पीसीएस का, उसमें 150 मार्क्स का एस्से पूछा जाता है और 3 घंटे दिए जाते हैं, और उसमें भी 50 मार्क्स के 3 एस्से आपको लिखने होते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल अब देख लेते हैं, ये 2020 का पेपर है, ठीक है, ये 2020 के मेंस का पेपर है, और इसमें देखते हैं कि किस टाइप का एस्से पूछा हुआ है। तो पहला, साहित्य की सामाजिकता। देखिए कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ना साहित्य पूछ रहा है, ना समाज के बारे में पूछ रहा है, अब यहाँ पूछ रहा है कि साहित्य की सामाजिकता क्या है, ठीक है। तो अब इसमें ये काफ़ी, ये जो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में भी है, देखिए यहाँ पे ये जैसे सिलेबस है, साहित्य और संस्कृति पूछा हुआ है, तो इसमें आराम से फिट बैठता है। देखिए अब इसी तरह के प्रोबेबिलिटी यही है कि इसी तरह के एस्से आप में भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा,
21वीं सदी में जाति प्रथा, समस्या और चुनौती। अब ये देखिए सोसाइटी या सोशल इश्यूज हैं जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तीसरा, भारत में चुनाव सुधार, आवश्यकता और अपरिहार्यता, यानी कि ये है पॉलिटी से क्वेश्चन या रिफॉर्म कह सकते हैं। एक बार आप में सिलेबस में चेक कर सकते हैं कि पॉलिटी से रिलेटेड इसमें टॉपिक है नहीं वैसे, ठीक है। तो आप एक तरह से वहाँ सेफ देख सकते हैं कि सिलेबस वाइज आपको क्या फॉलो करना है। अब देखिए सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा है कि जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता। तो ये भी करेंट अफेयर्स टॉपिक है और बहुत ही रेलेवेंट है। अगला, भारत की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियां। तो ये इकोनॉमी भी आपके सिलेबस में ऐसे के एक टॉपिक है, तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है प्रैक्टिस करने के लिए। तीसरा, भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर। तो कृषि भी आपका टॉपिक है आपके सिलेबस में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सेक्शन सी, अब इसमें देखिए क्या पूछा है, भारत चीन संबंध और दक्षेस राजनीति। अब अंतर्राष्ट्रीय एक टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में, कोरोना महामारी आपदा से अवसर। अब ये वाला देखिए आप में भी आपदा एक सिलेबस आपके ऐसे में जीआईसी वाले सिलेबस में आपदा एक टॉपिक दिया हुआ है। अब ये भी आपदा के कैटेगरी में आएगा। उसी तरह आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, और ये आपका योजनाओं में आ जाएगा, जो एक टॉपिक आपके जीआईसी निबंध में दिया हुआ है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अगर आप यूपी पीसीएस के मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखें इससे के, तो उससे भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कैसे आंसर लिखने चाहिए। क्योंकि इसमें भी जो एक एस्से है वो 50 मार्क्स का होता है और 3 एस्से दिए जाते हैं जिसमें से आपको एक चूज करना होता है। उसी तरह सेक्शन बी के 3 में से एक चूज करना होता है और सेक्शन सी के में से एक चूज करना होता है। टोटल आपको 50-50 मार्क्स के 3 एस्से लिखने होते हैं और ये टोटल 150 मार्क्स का होता है। बट आपके जीआईसी में 50 मार्क्स का एक एस्से लिखना है, जो निबंध होगा वो 1000 शब्दों में आपको लिखना है। उसी तरह हम 2019 का सेम यूपी पीसीएस अपर पीसीएस जिसको बोलते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो उसमें देखिए साहित्य और नैतिक मूल्य पूछा है, कितना अच्छा है। साहित्य आपका टॉपिक है और देखिए रिपीट कर रहा है साहित्य, पिछले साल भी पूछा था, 19 में भी, 20 में भी पूछा था। यौन अपराध कारण और निवारण, एक देश एक संविधान, सेक्शन बी में पूछा है। जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका, डिजिटल अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियां, ये भी नया टॉपिक है। भारत का किसान हमारा अभिमान, सेक्शन सी में पूछा है। भारतीय विदेश नीति के बदलते प्रतिमान, भारत में संसाधन प्रबंधन, रिसोर्स मैनेजमेंट, और नमामि गंगे। देखिए ये भी योजना पूछ दिया, योजना भी जीआईसी के सिलेबस में है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। पहले तो आप जो एस्से का मैंने बताया वो 10 पॉइंट्स, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके एटलीस्ट एक बार नोट्स बना लीजिए ऐसे 1 2 3 करके, जिससे कि जब भी आप एस्से लिखें तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं उसको ध्यान में रखें। और 10वां पॉइंट उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10वां पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि निबंध का जो है प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है।
और ये प्रैक्टिस आप कोई भी कोचिंग या कोई भी अनुभवी लोग से एक बार ज़रूर आप अपना निबंध जो है वो चेक करा सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि आपके निबंध में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।